आज शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है प्रकाश, फिजिक्स का पहला चैप्टर, साइंस का फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश, उसको शुरू करेंगे। तो सुनिए, प्रकाश, प्रकाश किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल कि प्रकाश कहते किसे हैं? आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो ध्यान सुनिएगा, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश आखिर कहते किसे हैं। तो देखिए, आप लोग देखे होंगे प्रकाश की आप लोग को परिभाषा याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप लोग सोचिए कि प्रकाश क्या होता है, सोचिए। देखिए, जब घर में लाइन नहीं रहता है तो क्या होता है? अंधकार रहता है। और प्रकाश आता है तो क्या होता है? वस्तु दिखाई देने लगती है। और ऊर्जा का भी, जैसे सूर्य की रोशनी में प्रकाश आ रहा है, मतलब ऊर्जा का भी हम लोग को क्या होता है? महसूस होता है। तो प्रकाश में दो चीजें हो रहा है, रोशनी आ रही है तो ऊर्जा का महसूस हो रहा है, जब प्रकाश में ऊर्जा आ रहा है तो रोशनी आ रही तो ऊर्जा का महसूस हो रहा है, और जब लाइट आ रहा है तो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे प्रकाश की परिभाषा बना सकते हैं कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। और प्रकाश के कारण ही वस्तु का होती है? दिखाई देती है। प्रकाश के कारण ही वस्तु का होती है? दिखाई देती है। तो ऐसे आप परिभाषा बना सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है और प्रकाश के कारण वस्तु का होती है? दिखाई देती है। अब आगे चलते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण को समझिए। प्रकाश के गुण तो याद रखिएगा, प्रकाश के गुण में पहला नंबर, प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में। प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में। दूसरा नंबर, प्रकाश जो होगा वो निर्वात में नहीं चल सकता। प्रकाश कैसे चलेगा? सीधी रेखा में, सीधा, एकदम सीधा, कहीं मुड़ उड़ के घुस नहीं जाएगा कहीं पर। असल में कहीं ऐसे ऐसे नहीं टेढ़ा मेढ़ा कहीं इधर से जाता है, सीधा दम, एकदम सीधा, स्ट्रेट, एकदम सीधा। निर्वात, प्रकाश से निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात मतलब जहां कुछ भी नहीं हो वहां पर भी प्रकाश चल सकता है। जैसे सूर्य का प्रकाश कहां से आता है? अंतरिक्ष में से आता है, और अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं है, तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश की चाल प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ होती है। मतलब प्रकाश इतनी की चाल से चलता है, 3 × 10⁸ की चाल से चलता है। चौथा, प्रकाश कैसी तरंगे हैं? तो प्रकाश याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश। इस बात को याद रखिएगा। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तो याद रखिएगा 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक। सतावा, प्रकाश से क्या होता है? तो प्रकाश से ही परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, विक्षेपण होता है, सब प्रकाश से ही होता है। इतना सब किससे होता है? प्रकाश से होता है। तो याद रहेगा प्रकाश के गुण में ना, प्रकाश कैसी रेखा है? सीधी रेखा, एकदम सीधा चलेगा, सीधा, कोई से मुड़ नहीं जाएगा। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ प्रकाश कैसी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। प्रकाश से क्या होता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, विक्षेपण, ये सब प्रकाश से होता है। अब आगे चलते हैं, अब बताते हैं आप लोग का प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जो लड़का लाल पैंट पहन कर बैठा है वो देख रहे हैं कि यहाँ पर दिखाई नहीं ध्यान नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है हमको, यूट्यूब वाला है जो लाल कपड़ा पहन कर यूट्यूब पे देख रहा है। ध्यान दो, इधर उधर क्यों देख रहे हो तुम? तुम्हारा फोकस सिर्फ बोर्ड पे रहना चाहिए। कमेंट में लिख दो यस सर। देखिए, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है समझिएगा। एक लाइन, ये हुआ दर्पण, ये हुआ दर्पण। प्रकाश आएगा, एक माध्यम हवा से आया,
दर्पण पर टकराया और फिर से हवा में ही चला गया। तो इसी को क्या कहेंगे? प्रकाश का परिवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम, फिर से उसी माध्यम में, प्रकाश का परावर्तन। जो किरण आई है उसका नाम होगा आपतित, जो गई है उसका नाम होगा परावर्तित, जो बीच में को सीधा लाइन होगा इसका नाम होगा अभिलंब, यहां पर जो एगो बिंदु होगा इसका नाम होगा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, तो ये होता है। यहां पर जो कोण बनेगा उसका नाम होगा आपतन कोण, आई। यहां पर जो कोण होगा उसका नाम होगा परावर्तन कोण, आर। याद रहेगा प्रकाश का परिवर्तन? मेरे साथ साथ बोलिए, आप लोग को यही का यही याद करना है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, टकराकर उसी माध्यम में जाती है, प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। आएगी किरण तो आपतित, जाएगी तो परावर्तित। यहाँ पर जो कोण बनेगा आपतन, जो इसके अभिलंब और इसके बीच में कोण बनेगा परावर्तन। यहाँ पर जो बिंदु होगा आपतन बिंदु, ये जो सीधा लाइन होगा अभिलंब। नियम पे चलते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो याद रखिएगा, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। पहला पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। अभिलंब तीनों का होता है एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर। ठीक है। दूसरा नियम, जो आपतन कोण होगा आई, वो बराबर होगा परावर्तन कोण आर के। परिवर्तन कोण आर के बराबर होता है, याद रखिएगा। जो आपतन कोण आई होता है वो बराबर किसके होता है? परिवर्तन कोण आर के बराबर होता है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम? दो नियम। पहला, आपतित किरण, परिवर्तित किरण, अभिलंब एक ही बिंदु पर। आपतन कोण आई होगा वो किसके बराबर होगा? परिवर्तन कोण आर के का होगा? बराबर होगा। तो इस तरह प्रकाश के परिवर्तन और प्रकाश का परिवर्तन का नियम का हो गया? खत्म हो गया। अब पढ़ाने वाले हैं आप लोग को प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब याद रखिएगा, प्रतिबिंब कब बनता है? जब दो किरणें, कम से कम दो किरणें, कम से कम दो किरणें, कम से कम दो किरणें या तो प्रतिच्छेद करें, कम से कम दो किरणें या तो प्रतिच्छेद करें, या प्रतिच्छेद करती का हो? प्रतीत हो। सिंपल है। जब प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितनी किरणें प्रतिच्छेद करती है? कम से कम दो किरणें। अधिक से अधिक कितना भी किरण हो सकती है, लेकिन कम से कम कितना किरण चाहिए? दो किरण चाहिए। तो क्या होगा? प्रतिच्छेद, प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितने किरणों की जरूरत होती है? दो किरणों का। तो तभी प्रतिबिंब बनता है। या तो दो किरण प्रतिच्छेद करे या प्रतिच्छेद करती प्रतीत हो, तो प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा जितना मन उतना हो सकता है। प्रतिबिंब के प्रकार तो याद रखिएगा, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक जो होता है उसका नाम होता है वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है? तो याद रखिएगा, हमेशा उल्टा बनता है। इसको पर्दा में प्राप्त किया जा सकता है, और प्रकाश किरण वास्तव रूप में मिलेगी। प्रकाश की किरण वास्तव में मिली है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है? हमेशा उल्टा बनता है, पर्दा प्राप्त किया जा सकता है, और वास्तव में प्रकाश किरण मिलती है। दूसरा, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब यह हमेशा सीधा बनता है, इसको पर्दा में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और ये आभासी रूप में प्रकाश की किरणें मिलेगी। देखिए, आभासी प्रतिबिंब दूसरा प्रकार बता रहे हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, पर्दा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और प्रकाश किरणें आभासी रूप में मिलती है। यहाँ प्रकाश किरण वास्तव रूप में मिली है। इस तरह का खत्म हो गया, प्रतिबिंब खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं, देख सकते हैं प्रतिबिंब भी खत्म हो गया। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? एकदम सिंपल है, ऐसा दर्पण जो का हो? गोल हो।
मतलब गोल शीशा ले ले तो उसे गोली दर्पण कहेंगे। जिसका प्रवर्तक पृष्ठ गोल हो गोली दर्पण कहलाएगा। ऐसा दर्पण जो गोल हो उसे कौन सा दर्पण कहेंगे? गोली दर्पण कहेंगे। एकदम सिंपल है, गोल शीशा ले लिए गोली दर्पण। असल में गोली दर्पण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। मतलब कि गोल शीशा लेकर फोड़ दिए तो मेन उसमें कितना प्रकार लेना है आपको? 2 प्रकार। कौन? पहला अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण समझते हैं 2 प्रकार, अवतल और उत्तल। तो सबसे पहले समझते हैं अवतल दर्पण। अ से याद रखना है अंदर। अ से क्या याद रखना है? अंदर। मतलब कि जिसका प्रवर्तक पृष्ठ कहां हो? अंदर हो। अ से अंदर, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर हो। तब पेंट कहां होगा? बाहर। जब प्रवर्तक पृष्ठ अंदर है तो पेंट कहां होगा? बाहर। एकदम सिंपल है। तो इसे कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर हो उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। और पेंट कहां होगा? बाहर तब होगा। इसका चित्र कैसे बनेगा? तो ये हुआ इसका चित्र, ये पेंट बाहर हो गया। ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। तो आप लोग को अवतल दर्पण समझ में आया होगा। अब बारी किसकी है? उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण उल्टा कर देना है। जब उसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर हो रहा है तो इसका प्रवर्तक पृष्ठ कहां होगा? बाहर होगा। उसका पेंट अंदर हो रहा है तो इसका पेंट कहां होगा? उसका पेंट बाहर हो रहा है तो इसका पेंट कहां होगा? अंदर होगा। उल्टा कर दो, उसका उल्टा उत्तल दर्पण होता है, उसे उल्टा कर दो, काम खत्म। अवतल दर्पण का उल्टा उत्तल दर्पण, उसे उल्टा करो। किसका उल्टा करना है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उल्टा है उत्तल दर्पण। प्रवर्तक पृष्ठ बाहर और पेंट अंदर। कैसा बनेगा उत्तल दर्पण? तो देखिए, पेंट अंदर कर दीजिए। ये जो आपको दर्पण दिखाई दे रहा है ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो आप लोग को समझ में आया होगा गोली दर्पण और गोल दर्पण के प्रकार। गोल दर्पण कितना होता है? गोल दर्पण क्या होता है? तो गोल शीशा। देखते हैं लड़की दिन भर किसमें चेहरा देखती रहती है? शीशा में। सवेरे उठे शीशा, शाम को उठे शीशा। ठीक है। तो गोल दर्पण मतलब क्या होता है? ऐसा दर्पण जो गोल शीशा ले लो। अगर मुंह दिखाना हो तो कैसा शीशा में मुंह देखेंगे? गोल शीशा में। तो उसे कौन सा दर्पण कहेंगे? गोली दर्पण। गोली दर्पण गोल होता है, 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब वो दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ कहाँ हो? बाहर हो, पेंट अंदर हो। अवतल दर्पण मतलब अंदर हो प्रवर्तक पृष्ठ, और से अंदर हो पेंट कहाँ हो? बाहर हो, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। एकदम सिंपल है। और समझ में? अब चलते हैं एक एक बताते हैं इसके इति के बारे में। गोल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, मतलब कि इसमें कौन कौन से भाग को कौन सा भाग कहेंगे, ये आप लोग को बताते हैं। देखिए समझिए, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। बता दें कि अगर किसी स्टूडेंट को यह लग रहा है कि इसका नोट्स कैसे बनाए तो आप कमेंट में लिख दीजिए नोट्स। नोट्स आपको जरूर नोट्स मिल जाएगा। बस यहाँ पर समझाने का काम कर रहे हैं, लिखने वाला काम जो नोट्स होगा वो आपको दे दिया जाएगा। बस कमेंट में भर दीजिए नोट्स नोट्स, तो आप लोग को नोट्स जरूर मिलेगा। समझते हैं गोल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या होती है। पहला नंबर, सबसे पहला समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी बताएं, ये जो दर्पण है ये अवतल दर्पण है। ये जो दर्पण है उत्तल दर्पण है। देखिए इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, उसे कहते हैं ध्रुव। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। याद रखिएगा, जो दर्पण है उसका जो मध्य बिंदु है उसे क्या कहेंगे? ध्रुव। और ध्रुव को किससे प्रदर्शित करेंगे? पी से। दर्पण ये अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसे क्या कहेंगे? ध्रुव। और किससे प्रदर्शित करेंगे? पी से। वही बतिया है, दर्पण के एकदम बीच वाला बिंदु ध्रुव किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। यहां से एक सीधा लाइन खींच देंगे जिसे क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। यहां से एक सीधा लाइन खींच देंगे, इस लाइन को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जानते हैं सीधा जो लाइन है उसे मुख्य अक्ष, सीधा जो लाइन है वो मुख्य अक्ष। ध्रुव से जो एक सीधा लाइन खींच देंगे अनंत दूरी तक जाता है मुख्य अक्ष, अनंत दूरी तक जाता है मुख्य अक्ष। जानते हैं जो उत्तल दर्पण होता है वो कैसा दर्पण पहले था? गोल शीशा। गोल शीशा सबको पटक दिए थे तब उत्तल दर्पण बना था। तो गोल शीशा है तो उसका केंद्र भी होगा कि नहीं होगा? तो उसके केंद्र को, जो गोल दर्पण का जो केंद्र होता है उसको
इसका अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से, कैपिटल सी से। वैसे ही यह भी गोले शीशा का भाग है तो इसका भी केंद्र होगा। इसके केंद्र को कौन सा केंद्र कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। और वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल सी से प्रदर्शित करेंगे। और बात, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को आर कहते हैं। आर मतलब वक्रता त्रिज्या। याद रखिएगा, ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? आर से। ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से। ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल आर से। तो आप लोग को इतना समझ में आया होगा, दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा ध्रुव कहलाएगा, सीधा लाइन मुख्य अक्ष कहलाएगा, इसके दर्पण जो केंद्र का भाग होगा उसका वक्रता केंद्र, केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। एकदम सिंपल है, दोनों में वही कमा होगा। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ बने रहिए बस। ये हुआ अवतल दर्पण और ये हुआ उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और ये हुआ उत्तल दर्पण। अभी भी वही परिभाषाएं चल रहा है। अब बताएंगे मुख्य फोकस किसे कहेंगे। यहां से एक सीधे लाइन खींच दी है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश भेजेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर क्या भेजेंगे? प्रकाश। तो एगो बिंदु से होकर जाएगा, उसी बिंदु को क्या कहते हैं? कैपिटल एक मुख्य फोकस। मुख्य फोकस ये जानते हैं, ये क्या है? ये ध्रुव है, ये ध्रुव पी है, जानते हैं ये ध्रुव पी है। यहां से एक सीधे लाइन जाएगा, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बताए हैं। इसके समांतर प्रकाश भेजेंगे तो आभासी रूप में अंदर और फिर से इसे बाहर। तो जहां पर प्रकाश जा रहा है आभासी रूप में अंदर, वही क्या होगा? मुख्य फोकस होगा। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश भेजने पर एक बिंदु से होकर जाता है, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश भेजने पर एक बिंदु से होकर जाता है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। जैसे मान लीजिए एक और प्रकाश भेजिए, ऐसे गया, ऐसे फिर से उसी बिंदु से होकर जाएगा, तो उसी बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। मान लीजिए एक और प्रकाश भेजे नीचे की तरफ, आभासी रूप में अंदर और फिर से ऐसे बाहर, तो इसी बिंदु से होकर जाएगा और इस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, स्मॉल एफ। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, स्मॉल एफ। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, याद रखिएगा। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ, स्मॉल एफ। साथ साथ बोलिए, यहीं का यहीं क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, स्मॉल एफ। अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। और एक बता दे रहे हैं, द्वारक किसे कहेंगे? द्वारक, द्वारक। तो द्वारक होता है ये वाला, सामने वाला जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये सामने का भाग। द्वार नहीं देखे हैं? दरवाजा, द्वार, जो दरवाजा होता है द्वार होता है। तो ये सामने का जो दरवाजा, द्वार जैसा दिखाई दे रहा है आपको, इसे ही क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। एकदम सिंपल है। अब समझते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है। फोकस दूरी, एक और चीज बता दे रहे हैं, फोकस तल किसे कहेंगे? तो अगर कोई ये मुख्य फोकस से एगो लंबवत तल जाएगा ऐसे सीधे, इसी को कौन सा तल कहेंगे? फोकस तल कहेंगे। मुख्य फोकस से एगो तल जाता है, उसी तल को क्या नाम दिया जाता है? फोकस तल कहा जाता है। इसे मुख्य फोकस से एगो तल जाता है, उसी तल का क्या नाम दिया जाता है? फोकस तल कहा जाता है। मुख्य फोकस से एगो तल जाता है, उसी तल का क्या नाम है? फोकस तल नाम है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये हुआ परिभाषा मुख्य फोकस का।
अब बताने वाले हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध का है। तो जो फोकस दूरी होता है, स्मॉल एफ कह सकते हैं, कैपिटल एफ कह सकते हैं, जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, एफ बराबर r/2, याद रखिएगा। जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, एफ बराबर r/t। r जो है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और एफ जो है वो क्या है, फोकस दूरी है, याद रखिएगा, स्मॉल एफ जो भी कहें आप। तो फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है, एफ बराबर r/2। सिंपल सूत्र यही होता है, एफ बराबर r/2, या यहां से 2 इधर भेज देंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f, ये होगा r बराबर 2f या f बराबर r/2, ये होता है। अब आगे चलते हैं, आगे समझिएगा। किरण आरेख बताते हैं, गोल दर्पण से बनने वाले किरण आरेख। किरण आरेख, किरण आरेख। अब आप लोग को बताने वाले हैं किरण आरेख से, किरण आरेख मतलब कि प्रकाश भेजेंगे दर्पण पे, कहां कहां भेजेंगे तो कैसा कैसा होगा, ये बताने वाले हैं। गोल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम आप लोग को बताने वाले हैं, समझिए। ये हुआ अवतल दर्पण, समझिएगा, ये हुआ अवतल दर्पण, अवतल। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, आप लोग का ध्यान बहुत इधर उधर जा रहा है, तो हम सिंपल बोर्ड पर ध्यान, 1% भी इधर उधर नहीं, तो हम सिंपल बोर्ड पर, अवतल दर्पण। और ये जो हुआ ये हुआ उत्तल दर्पण, ये हुआ उत्तल दर्पण, ठीक है। प्रकाश मुख बिंदु सीधा लाइन, और सुन क्या कर रहे हैं, सीधा लाइन। बस समझिएगा पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम वही नियम, अगर प्रकाश भेजेंगे मुख अक्ष के समांतर तो फोकस से होकर जाएगा, पहला नियम वही है कि प्रकाश भेजेंगे मुख अक्ष के समांतर तो कहां से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, समझिए। ये लाइन, प्रकाश भेजेंगे मुख अक्ष के समांतर तो कहां से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, वही है कि प्रकाश भेजेंगे मुख अक्ष के समांतर तो कहां से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, तो पहला नियम वही है। दूसरा नियम समझते हैं, दूसरा नियम क्या है कि दूसरा नियम क्या है समझते हैं। पहला भेजे थे मुख अक्ष के समांतर तो फोकस से गया था, दूसरा फोकसे पे से भेज देंगे, देखिए फोकसे से भेज दिए तो मुख अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, सिंपल है। मुख अक्ष के समांतर भेजेंगे तो फोकस से भेजेंगे तो मुख अक्ष के समांतर। अगर फोकस पे भेज दिए, फोकस से भेज दिए, फोकस पर, ठीक है, फोकस पर भेजे, फोकस पर भेजे तो मुख अक्ष के समांतर, सिंपल है। पहला नियम मुख अक्ष के समांतर तो फोकस पर, दूसरा नियम फोकस से तो मुख अक्ष के समांतर, फोकस से मुख अक्ष के समांतर, फोकस से मुख अक्ष के समांतर, ये हो जाएगा एकदम सिंपल। तीसरा नियम इसके ध्रुव पर भेज दिया जाए, ध्रुव पर, कहां भेज दिया जाए, ध्रुव पर। तो ध्रुव पे अगर तिरछा भेजेंगे तो तिरछा ही जाएगा, याद रखिएगा। अगर ध्रुव पर तिरछा भेजेंगे प्रकाश के किरण तो तिरछा ही परिवर्तित होता है, एकदम सिंपल है। पहला नियम मुख अक्ष के समांतर फोकस से, दूसरा नियम फोकस से तो मुख अक्ष के समांतर, तीसरा नियम ध्रुव पर तिरछे तो तिरछे ही वापस जाएगा, ये होता है। अब चौथा नियम की बात करते हैं, चौथा नियम क्या होता है। चौथा नियम क्या होता है, ध्यान समझिए। इसके वक्रता केंद्र पर भेजेंगे प्रकाश, वक्रता केंद्र पर प्रकाश भेजेंगे, तो वक्रता केंद्र पर और प्रकाश भेजेंगे तो जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस, देखिए इस रास्ते से गया है, इसी रास्ते से वापस। वक्रता केंद्र पर प्रकाश भेजने, बोलिए साथ साथ बोलिए, यहीं का यहीं याद कीजिए। अभी नहीं याद होगा तो आपको जिंदगी में कभी नहीं याद होगा। आप लोग यही साथ का साथ मेरे कहा नहीं याद कर लेते हैं, कहा इधर उधर मुड़ी करते हैं, याद कर लीजिए अभी का अभी। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो सीधे जाएगा, सीधे। जब प्रकाश वक्रता केंद्र पर भेजेंगे तो जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस, जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वापस। अगर
प्रकाश भेजेंगे वक्रता केंद्र पर, तो जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वापस, एकदम सिंपल है। प्रकाश भेजेंगे वक्रता केंद्र पर, तो जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वापस। साथ साथ बोल लीजिए एक बार, मुख अक्ष के समांतर फोकस से मुख अक्ष के समांतर। तीसरा नियम, ध्रुव पर तिरछे तो तिरछे ही वापस परिवर्तित के बाद वक्रता केंद्र में भेजेंगे जैसे वैसे, जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वापस। सिंपल है, जैसे बोल रहे हैं वैसे आप लोगों को याद भी कर लेना है, कोई दिक्कत भी नहीं है। बोलिए दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट में लिख दीजिए दिक्कत दिक्कत, नहीं दिक्कत है तो वो भी लिखिए कमेंट में, जो भी आपके मन में चल रहा है वो लिख दीजिए कमेंट में।